हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया हो गए, मस्त और बिंदास। तो मेरे बहादुर बच्चों, आप लोगों के डिमांड पर लेके आ गया हूँ इस बार फिर से एकदम बढ़िया प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्रैक्शन का पोर्शन हम लोग लाइट में आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखो, एक वादा करो, वादा ये करना है आप लोगों को कि जितना मैं कह रहा हूँ उतने करते जाओगे। आपका एनडीए में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो सब यहीं से आने वाला है। तो वादा ये करना है कि आप प्रॉपर वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद प्रॉपर उसे रिवाइज करते रहोगे, रिवाइज कर लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बाकी तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जब ये सब आप लोग कर लोगे, आप लोगों को पीवाईक्यू सीरीज भी मिल जाएगा। बेझिझक परेशान नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास केवल पढ़ाई करने का। अब जो भी बच्चे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे नए हैं, अगर आ रहे हैं तो फटाक से भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। अब बिंदास एकदम पढ़ाई करने का है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो आप सभी का एमजीएस फैमिली, एमजीएस डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर हूँ, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। सिंपली बच्चे मुझे अंसारी सर के नाम से जानते हैं। और पढ़ने के बाद, चीज़ें समझने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, मज़ा आ जाए, तो भैया कमेंट बॉक्स में ओपी अंसारी सर ज़रूर लिख देना। और अगर तुम लोगों की कोई समस्याएं हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स भी आप लोग अपने कमेंट में पूछ सकते हो, रिजॉल्व किया जाएगा प्रॉपर। ईच एंड एवरी कमेंट को मैं प्रॉपर एक एक करके पढ़ता हूँ सुकून से, ठीक है ना। तो आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सुलझा दी जाएंगी। तो अब अपने सीट पे फेविकोल लगा लो और लगा के बैठ जाओ। फटाक से हम उड़ा देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के अपवर्तन को। तो देखो कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट से। ठीक है, आप लोगों को के लिए रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, रिफ्रैक्शन की शुरुआत कर दी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है पूरा, लाइट का जो यूनिट कह लो, ये पूरा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं प्रॉपर उसको नोट करते चलना है। ठीक है, वादा करो, अगर वादा कर रहे हो तो लिख दो प्रॉमिस सर, नोट कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे नए हैं लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, किससे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो अपने मार्ग से बेंड हो जाता है। ठीक है, इसी परिघटना को, इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो फोटोज मैंने बना रखे हैं पहले से। ठीक, एक लाइट ऐसे आया और यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, देख रहे हो कि लाइट यहाँ पे इस तरह से बेंड हुआ है। दूसरा वहीं आप देख रहे हो कि ये ऐसे आया और ये इस लाइन से दूर हटा है। अब इनमें कौन क्या क्या चीज़ें हैं ये समझ लो। इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। बोलो एक बार जय माता दी, नॉर्मल कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, मीडियम का इंटरफेस है, यानी बाउंड्री है। ऊपर कोई और मीडियम है और नीचे कोई और मीडियम है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो ये मीडियम रेयरर हो जाएगी, ये मीडियम रेयरर होगी, यानी कि विरल माध्यम होगी, और ये डेंसर होगी। कैसी होगी, ये मीडियम हमारी डेंसर होगी। डेंसर कहने का मतलब कि ये मीडियम हमारी सघन होगी। क्लियर है, ये हमारा विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम। तो ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। इस रे को, ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो दूसरे मीडियम में हमारी रे ट्रेवल करके जा रही है इसको रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसको आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना आर, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, अब आ जाओ यहाँ बंटवारा करके दूसरे पोर्शन पे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी लाइट रे है ये ऐसे आई, नॉर्मल से दूर हट गई। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये कोई मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है।
अब इस मीडियम से आ रही है, दूसरे में जब इंटर की दूर हट गई, इसका मतलब कि ये रेयरर मीडियम है। कैसा है? रेयरर मीडियम है, रेयरर। ठीक, रेयरर मीडियम का मतलब हो गया विरल माध्यम है, और ये मतलब डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब क्या हो गया? ये सघन माध्यम है। यहाँ भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसे अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब डेंसर से रेयरर में रे ऑफ लाइट इंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और जब रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये तो था हमारा रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, इसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर रे ऑफ लाइट मीडियम में कुछ इस तरीके से इंटर करे कि ये हमारा मीडियम है और ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, अब लाइट नॉर्मल के लॉन्ग ही इंटर कर रही है। कैसे? नॉर्मल के लॉन्ग ही इंटर कर रही है, यानी इसी लाइन पर हमारी रे ऑफ लाइट आई तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधे इंटर कर जाएगी, बिना किसी डेविएशन के सीधे इंटर कर जाएगी। और इस सिचुएशन में एंगल आई भी कितना बना? 0 डिग्री, और एंगल आर भी कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनता है। ये बात आपको याद हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी को बेटा आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। तो जो आवृत्ति है, यार आवृत्ति की हिंदी लिखने में बड़ी समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, सही किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, आवृत्ति कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आवृत्ति हमारी नहीं बदलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, क्या आपने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या क्या बदल जाएगा? तो उसका स्पीड बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ भी हमारा चेंज हो जाता है, स्पीड भी हमारा चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जस का तस बना रहता है। ठीक है बबुआ, सब याद कर ले ला सब लोग कि नहीं याद कर ले रहा? भैया याद कर ले जा, यही में से सब आई। समझो मामला, जो कुछ भी आएगा इसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? तो क्या कांस्टेंट रहता है हमारा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारा नियत रहेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, आई होप आ गया होगा, अब याद भी तुम लोगों ने कर ली होगी। अब आ जाते हैं इधर कि रिफ्रैक्शन आप लोग समझ गए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो बेंड होता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि एंगिलाई आपतन कोण है, एंगिलार अपवर्तन कोण है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, ये इंसिडेंट रे है, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अगर हम इसका नामकरण कर दे बबुआ कुछ इस तरीके से कि इसका नाम हम चलो ए रख देते हैं, इस पॉइंट को नाम हम ओ रख देते हैं और इधर हम बी रख देते हैं, तो जो एओ वाली रे है इंसिडेंट रे है, ओबी वाली जो रे दिख रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि ये अपवर्तित किरण है। तो इसलिए आपतन कोण अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो नियम चलते हैं, यानी अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आ जाओ सीधे लॉज पे कि इसके नियम क्या है, अपवर्तन के क्या क्या नियम हैं। तो देखो बेटा, अपवर्तन का पहला नियम हमारा यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब कि अंग्रेजी में बोल दूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पड़ा ये डाला गया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम है। ये पहला नियम वैसा ही है जैसा कि रिफ्लेक्शन का पहला नियम था, बस फर्क इतना है कि उसमें रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। परावर्तित किरण बोलते थे वहाँ, यहाँ अपवर्तित किरण बोलेंगे। यही है, बाकी सब सेम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही समतल में होते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं, दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जानते हैं, ध्यान रहे, स्नेल्स लॉ। इसको किस नियम से और जानते हैं? स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, आओ समझते हैं। स्नेल का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, इनका ज्या ले लिया जाए। ज्या का मतलब साइन वैल्यू, ठीक, कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट को n और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जो स्नेल्स लॉ है, जो दूसरा नियम है, वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन आई एंड वैल्यू ऑफ साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं n और म्यू से, n और म्यू से। इस कांस्टेंट को का एक नाम भी है, इस कांस्टेंट को हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। हिंदी में इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, समझ गए। इसका रिप्रेजेंटेशन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत इंपॉर्टेंट कैसे है, समझते हैं। देखो, एक एक चीज, एक एक स्टेप प्रॉपर वे में। गारंटी ले रहा हूं, जो पढ़ रहे हो यहीं से आएगा, आपके एनडीए में इससे बाहर का नहीं आने वाला, ठीक। तो जो यहाँ पढ़ाया जाए, मस्ती में पढ़ने का, बिंदास झोला भर भर के लेके जाने का, और उसके बाद एग्जाम में वो फोड़ के आने के, सारे क्वेश्चन एकदम उड़ा के आए हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो देखो बच्चों, आपको ये तो पता चल गया कि जो दूसरा लॉ है, जिसे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। और उस जो कांस्टेंट टर्म है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो कि ये एक मीडियम की बाउंड्री है, ठीक है। इधर कोई एयर है, इधर कोई एयर है, और इधर कोई वाटर है। या एयर वाटर अगर नहीं मानना है तुम्हें, तो तुम एयर वाटर ना मानो, तुम मान लो कि इधर कोई मीडियम 1 है और इधर कोई मीडियम 2 है। सिंपली ये मान लो कि ये कोई रेयरर मीडियम है और ये कोई डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम कहने का मतलब विरल माध्यम है, और नीचे वाला सघन माध्यम है। तो हमने ये प्रकाश की किरण आई, ठीक। अब प्रकाश की किरण जब रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये इधर झुक गई, क्लियर। तो ये बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर। अब रे आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो एंगल आई बना मीडियम 1 में, एंगल आर बना मीडियम 2 में, ध्यान रखना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझो। हमने लिख दिया कि साइन आई, ठीक, मीडियम 1 वाला एंगल डिवाइडेड बाई मीडियम 2 वाला एंगल साइन आर। जिस मीडियम से रे ट्रेवल करी वहां आई बन रहा था, वो आई बोलते हैं उसको, आई अपॉन आर। अब लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है 1 से 2 मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं 1 and 2। क्या लिखते हैं? 1 and 2। तो पहले से दूसरे मीडियम में गया। अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? इसको लिखते हैं n2/n1, और ये शुरुआत में क्या लगा दिया जाता है? ए रिप्रेजेंट करता है एयर को। किसको? एयर को। यानी कि 1 and 2 का मतलब an2/an1, तो n2/n1 था ये। अब an2 जो होता है बच्चों, ये है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष, ठीक। an2 यहाँ पर क्या है? an2 यहाँ पर है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, और an1 क्या है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, यानी वायु के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से एकदम याद कर लेना है, ठीक। कि अगर रे एयर से मान लो वाटर में इंटर कर रही हो, एयर से वाटर में, एयर इनटू वाटर लिख दो, एयर से वाटर में, एयर इनटू वाटर, मामला समझो एकदम, ठीक। तो यानी एंगल आई बनेगा एयर में और एंगल आर बनेगा वाटर में। क्लियर? इसके रिस्पेक्ट में जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर ANW। ए फॉर एयर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट वाटर यानी कि जल को, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं सीधा NW/N एयर,
NW/N एयर। तो ये रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, इसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मजे में याद रखना है। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है कि मान लो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो कांच के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? कांच के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कांच के। तो NW पूछा है कांच के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आपसे पूछ लिया। तो आपको करना क्या है कि भाई कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, तो अगर कांच का दे रखा है ना, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? बेसिकली इसे एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं? एयर के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। अब GNW पूछा है, बच्चे घबरा गए, क्या करें? हमने कहा भाई कोई बात नहीं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है कांच के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख लो NW/NG। और ये किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। अब ANW की वैल्यू तुम्हें पता है कि 4/3 दिया है, और ANG की वैल्यू तुम्हें पता है कि 3/2 दिया है। सोल्व करो, कितना आया? 8/9 आया। कितना आया? 8/9 आया। और अगर वही सवाल में ये ना पूछ के ये पूछ लेता कि भैया कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी हम लोग फटाक से लिख लेते हैं NG/NW, यानी एयर के रिस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू दे रखा है 3/2 और ये है 4/3, तो कितना आ जाएगा? 9/8। अब यहाँ से एक चीज समझो, इस चीज को देखो और इसके वैल्यू को देखो। यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में कांच के रिस्पेक्ट में वाटर का पूछा गया था, तो 8/9 आया, और कांच का पूछा गया है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो 9/8। यानी कि अगर ये इनके नोटेशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, इनके नोटेशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि GNW के जगह WNG कर दिया जाए, तो WNG करने पर ये वैल्यू क्या हो गया? रेसिप्रोकल होके निकल के आया है, उल्टा निकल के आया है, तो यानी पलट भी सकते हो सिंपली 9/8। ये आपको ध्यान रखना है, ये N लिखा है, घबराना नहीं है। क्या लिखा है? N लिखा है। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से मिल जाता है, वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केवल साइन I और साइन R पर ही डिपेंड नहीं करता, स्पीड पर भी डिपेंड करता है, लाइट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है हमारा बच्चों मीडियम का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N का एक और फार्मूला होता है, ठीक, कि V1/V2। अब सोच रहे होगे कि ये V1/V2 क्या है? तो अगर कोई लाइट किसी मीडियम 1 से ट्रेवल करते हुए मीडियम 2 में जा रही हो, ये मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, ठीक, और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया कि मीडियम 1 से हमारी लाइट ट्रेवल की, मीडियम 2 में इंटर कर गई, तो ये मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, और ये निकला किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो सेकेंड मीडियम का निकला, N2 का निकला, किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले के रिस्पेक्ट में। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला पहले के रिस्पेक्ट में, यानी पहले के सापेक्ष। तो ये भी हमारा फार्मूला होता है। तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि N = C/V। तो C/V हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा प्रकाश एयर से किसी अन्य मीडियम में प्रवेश करता हो। किससे? एयर से, यानी कि वायु से जब किसी अन्य मीडियम जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, उसमें अगर लाइट हमारा इंटर करता है तो हम इस फार्मूले को C/V लिखते हैं। यानी V1 को हम C लिख देते हैं और V2 को सीधा V लिख देते हैं। यानी कि लाइट हमारा एयर से दूसरे मीडियम में गया, और ये N जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि ये भी फार्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब सबको ये बात पता है, मैंने बता रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये था बचवा रिफ्रैक्शन का बेसिक। खत्म हो गया ये आपको याद कर लेना है।
यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्रिटिकल एंगल। क्या? क्रिटिकल एंगल। कॉन्सेप्ट समझना क्रिटिकल एंगल का, अगर नहीं समझोगे फटाक से मामला गड़बड़ा जाएगा। जहां तुमने देखना बंद कर दिया मामला वहीं गड़बड़ हो गया। देखो मैं एक बाउंड्री खींच लेता हूं क्रिटिकल एंगल को समझाने के लिए, ठीक है। बाउंड्री हमने खींच ली, ऊपर का कोई और मीडियम है, नीचे का कोई और मीडियम है। क्या समझने जा रहे हो आप लोग? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूं, लिखा भले मैंने अंग्रेजी में, हिंदी में बोल दिया, हिंदी वाले बच्चे उसे क्रांतिक कोण लिख लेंगे। तो क्रांतिक कोण क्या होता है इसे समझते हैं। मान लो बच्चों कि ये हमारा रेयरर मीडियम है, ऊपर की मीडियम हमारी रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब विरल माध्यम है, और नीचे का मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम। अब एक कोई लाइट रे हमारी है कुछ, और ये हमने एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर ली, एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर लेते हैं, चलो एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर लेते हैं। तीन अलग अलग हमने नॉर्मल पहले से ही ड्रॉ कर लिए। मान लो कि एक रे ऑफ लाइट कुछ इस इतने एंगल पर गई, इतने एंगल पर, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये दूर हट गई कुछ इस तरीके से। हमने कहा अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें तो क्या होगा। हमने कहा चेक कर लेते हैं, हमने इतना बढ़ा दिया पहले से, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया डेंसर मीडियम में। जब बढ़ा दिया तो हमने देखा कि ये रे तो इसी मीडियम पे वापस आ गई, यानी कि मीडियम ये जो एंगल बन गया ऊपर अब रेयरर मीडियम में, ये तो 90 डिग्री बन गया। ये कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया भाई। कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन एंगल पर पहुंचे तो हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, इसी को हम लोग क्रांतिक कोण सी, या इसको आई बेस में सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम का 90 डिग्री का हो जाता है, तब डेंसर मीडियम वाले एंगल को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर? अब किसी के दिमाग में आया अगर कि सर जी अगर इस वाले एंगल से भी अगर एंगल बड़ा कर दें तो क्या होगा। हमने कहा वो बड़ा कर लो, आओ भाई बड़ा कर लो। अब किसी बच्चे ने और ज़्यादा एंगल पर रे को पास करा दिया तो उसने क्या नोट किया कि ये रे तो पुनः वापस इसी मीडियम में आ गई। तो इस चीज़ को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR का क्या मतलब है? TIR का मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझ रहे हो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ये आपको याद रख लेना है। यानी कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया तो रे रेयरर मीडियम में गई भी नहीं की, ये वापस उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां पर जो ये एंगल आई बना है विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे किधर से ट्रेवल कर रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। ये आपको याद रखना है। तो अब एक एक स्टेप को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के हेल्प से कैसे निकाला जाए। तो भाई मान लिया कि ये तो मीडियम की बाउंड्री है और ये है हमारी डेंसर मीडियम, क्या है? अब ऊपर है हमारी रेयरर मीडियम, ठीक। और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब कोई रे इस तरह से एक ऐसे एंगल पर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है? ये बन रहा है 90 डिग्री, ठीक। तो इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो देखो डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे सिग्नल्स लॉ के अकॉर्डिंग? डेंसर टू रेयर, यानी DNR। NR का मतलब हो गया रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रिस्पेक्ट में। तो साइन I अपॉन साइन R लगा दिया हमने। अब साइन I तो हमारा C है।
और साइन आर हमारा है 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि यहां से आ गया आपका साइन IC बटे में 1। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनको आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दें, आर को हम पहले लिख दें और डी को बाद में, तो ये वैल्यू अभी ऊपर बताया था पलट जाता है, गुलाटी मार लेता है। ये मार लिया गुलाटी, 1/sin IC बन गया। ठीक, तो इसी फार्मूला से हम डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं कि इसका क्या मतलब है भाई, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, है ना। यानी कि सघन माध्यम का पवर्तनांक विरल के सापेक्ष 1/sin IC से निकाल लेते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया। और अब बात कर लेते हैं, देखो ये पूरा क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना। ध्यान रखना है क्रांतिक कोण के लिए कि रे किधर से जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए। किधर से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, और एक ऐसे एंगल पर कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया, कोई समस्या नहीं आई। यहां से सवाल एक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि मोर देन एक एंगल पर ये फिनोमिना पॉसिबल है, तो नहीं, केवल एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये पॉसिबल है, क्रिटिकल एंगल वाला सिचुएशन कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। अगर रे केवल एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर यह पॉसिबल है कि रेयरर मीडियम में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बने, सभी एंगल पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है, इसको आप याद रखना कि केवल एक ही एंगल पर यह संभव है कि हमारा आर की वैल्यू रेयरर मीडियम में 90 डिग्री होगा। बात समझ आ गई। ठीक, अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि भाई अगर ये हमारी मीडियम की बाउंड्री है और ये हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक, और नीचे हमारा डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम बेटा विरल है, मैं बता रहा हूँ, याद रखो ये विरल माध्यम है, और डेंसर मीडियम का मतलब कि ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक, ये हमने नॉर्मल बना लिए। अब जब हमको पता है कि ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रे एग्जैक्टली एंगल आर कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज़्यादा बड़ा कर दिया, ज़्यादा बड़ा, तो ये रे तो वापस इसी माध्यम में आ गई, यानी डेंसर से चली थी, टकरा के डेंसर में आ गई। ठीक, तो ये जो फिनोमिना TIR है, इसके लिए आपको दो कंडीशन याद रखना है। क्या दो कंडीशन याद रखना है कि रे मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, कि रे हमेशा किधर से जानी चाहिए, डेंसर से रेयर के तरफ जानी चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा है, ये एंगल, ये वाली एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक, क्योंकि अगर इससे छोटा हो गया गलती से भी रे इतने पर चला गया तो ये फिर ऐसे जाएगा, ठीक, उस मीडियम में वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही ये रे इससे बड़ा हुआ, ये रे वापस आ जाएगा इसी मीडियम में, तब हमारा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि डायमंड क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक, पिछवाड़ा चिपका लो एकदम गद्दे पे फेविकोल डाल के, भैया ऐसे नहीं होई, NDA है, ठीक, स्टार लगी है इधर तुम्हारे, उसके बाद जो बैच लगता है ना वो नेक्स्ट लेवल लगता है। ठीक, आपके माता पिता का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो चौड़ा करने के लिए आपको चीज़ें थोड़ी सी एफर्ट करना है, खाली कि जो बताया जा रहा नोट कर लो, क्योंकि जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, गारंटी है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर मैंने जो आपको बता दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इसके बेसिस पे क्या क्या फिनोमिना है कि डायमंड क्यों चमकता है ज़्यादा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक, एक आप लोगों ने मरीचिका फिनोमिना पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है, और अंग्रेजी में उसे इल्यूजन कहते हैं डेजर्ट में, कि डेजर्ट में जब आप देखो तो ऐसा लगता है सामने दूर पानी है, या वहाँ पे कोई पेड़ लगा है तो उसका उल्टा इमेज
दिखता है आपको, ठीक, जिसे मिराज कहते हैं। तो ये जो मिराज है, ये फिनोमिना भी किस पर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है। तो याद रखना, मिराज किसके वजह से होता है? TIR की वजह से, ठीक है। और डायमंड क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है, TIR की वजह से ही चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकता है। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, ठीक। मिराज वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक, यानी जिसे मरीचिका बोलते हैं, कि रेगिस्तान में हमको दूर अगर कोई पेड़ है तो ऐसा लगता है कि पेड़ की तस्वीर हमको ऐसे उल्टी दिखती है, ऐसा लगता है वहाँ पानी पड़ा हुआ है, यानी जैसे तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ की परछाई तालाब के अंदर उल्टी दिखती है, इस तरीके का वहाँ पे फील होता है, आभास होता है। तो ये किसके वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। समझ में आया? और तो देखो रिफ्रैक्शन में ही ये भी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है, ठीक है ना, इसलिए। अब एक और चीज़ कि आप आजकल ना वाईफाई बड़ा प्रचलन में है, जहाँ देखो वहाँ वाईफाई लगा है, घर में बच्चे गेम खेलने के लिए वाईफाई लगवा रहे हैं। तो वाईफाई का जो केबल है, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसमें जो ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में हमें इंटरनेट वाली फैसिलिटी मिलती है, तो उसमें जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो भी टोटल इंटरनल के प्रोसेस से ही एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र होता है। बात आई समझ में? यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखो बच्चों, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि बड़ी आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में OP अंसारी सर लिख दो। और अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो अपने उस डाउट को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए परेशान नहीं होना है, आप लोगों को प्रॉपर प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप प्यार बरसाएंगे झोला भर भर के। अगर प्यार नहीं बरसाओगे तो देखो भाई, गुरु दक्षिणा के बिना गुरु का ज्ञान लेना पाप है, पाप, तो पापी कहलाओगे, ठीक। अब पापी आदमी सफल नहीं होता है। तो भैया देखो, प्यार बरसा दो भर भर के, ठीक। आप हम कुछ गेन कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दो, पूछ लो, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। अब देखो, रिफ्रैक्शन में कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बड़ी पूछे जाते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो देखो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसलिए पूछा जाता है, मैं किस लिए पूछा जाता है ये तो बाद की बात है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है ये जान लो। तो बबुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है, हम सभी जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, कि ये हमारा मान लो अर्थ है, ठीक है ना, हरा भरा अपना। और अर्थ पर यहाँ आप खड़े हो कहीं, और खड़े हो के आप किसी दूर स्थित तारे को देख रहे हो, इस स्टार को आप देख रहे हो, ठीक है, ये तारा है आपका, ये स्टार आप देख रहे हो। तो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर भी है, और एटमॉस्फेयर की बहुत सारे लेयर्स हैं, है ना, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ठीक। लेयर वाइज एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया गया है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये लेयर जो है वेल डिफाइंड नहीं होते, यानी इनकी बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, बस ऑन एन एवरेज कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ से स्टार से चलने वाली लाइट यहाँ पर आती है तो इन एटमॉस्फेयर के लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ऊपर वाली लेयर विरल होती है, नीचे वाली सघन, ठीक, यानी ये विरल है, ये सघन है। अब इन दोनों की बात करें तो ये विरल है, ये सघन है। इन दोनों की बात करें तो ये विरल है, ये सघन है। इन दोनों की बात करें, ये विरल है, ये सघन है, ऐसे है, ठीक है। यानी कि नीचे वाली लेयर ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में सघन होता है, डेंसर होता है, और ऊपर वाला रेयरर होता है। तो जब लाइट ट्रेवल करके हुए आती है तो ये लाइट ट्रेवल करते हुए कुछ ऐसे आती है, ठीक। सफ़ेद कलर से ले ले भैया, लाइट हमारी यहाँ से कुछ ऐसे आई, जब ऐसे आई, बेंड होते होते यहाँ तक पहुँची, तो अब हमको यहाँ पर से स्टार की पोजीशन कहाँ लगेगा कि स्टार यहाँ नहीं है, बल्कि स्टार कहाँ पे है, स्टार हमारी यहाँ पर है। तो एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है, रियल पोजीशन स्टार का है, और ये अपरेंट पोजीशन है, ये आभासी स्थान है, आभासी पोजीशन कह लो, आभासी स्थिति, ये स्टार की आभासी स्थिति है, अपरेंट पोजीशन है। अब
चूंकि ये होता है कि सर इससे तो मतलब पोजीशन तो फिक्स हो गया, तो इसमें टिमटिमाना कहाँ से है? तो टिमटिमाना इस वजह से है कि हमारी वेदर कंडीशन जो है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है, ठीक, हमेशा फ्लक्चुएट होता है, सेकेंडों में समझ लो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, सेकेंडों में फ्लक्चुएट्स होता है। ऊपर का जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डेंसिटी है ये फिक्स नहीं है, ये कंटिन्यूसली इंटरचेंज होती रहती हैं टेम्परेचर की वजह से, हमारी रेडिएशन की वजह से। तो ये वेदर कंडीशंस हमारी यानी कि जो तापमान वगैरह है ये सब सेकेंड टू सेकेंड फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने की वजह से हमारी ये लाइट हमेशा इसी पाथ से नहीं आएगी कि इधर से आ रही है तो ये इधर दिख रहा है, कभी कम बेंड होते हुए भी आएगी, कभी ज़्यादा बेंड होते हुए भी आएगी। तो इस वजह से हमारा स्टार का भी अलग अलग पोजीशन, यानी मान लो इतने दूर में कभी स्टार यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। इसी वजह से हमको ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। पोएम भी तो पढ़ी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि नहीं पढ़ी है? बचपन में पढ़ी होगी। तो तारों का टिमटिमाना, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से होता है अपवर्तन, एटमॉस्फेयर के कारण अपवर्तन होता है तारों से चलने वाली प्रकाश का, और इस वजह से हमारा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, रट लो। तो इसका मेन रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, समझ लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपको याद कर लेना है कि तारे हमारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है बच्चों। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हिंदी में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है यहाँ पे, तो इसे आप लोग याद कर लो। एक चीज़ और बताते हैं, देखो हम केवल कम समय बचा है तो कम समय में बच्चों केवल वो चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो? जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कोई मतलब नहीं है कि पूरा होल सिलेबस लेके पढ़ लो और उसके बाद कंफ्यूज होते रहो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, या तो अब तो ज़्यादा हो गया अब कैसे क्या करें। नहीं, एकदम सिंपल और सॉलिड कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये अपना एमजेएस का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे केवल जुगाड़ होता है कि जुगाड़ ऐसा लगाया जाए, दिमाग ऐसा लगाया जाए कि बच्चों को वो चीज़ें दी जाएं जिससे उनका सिलेक्शन हो और वो नाम ले कि यहाँ कहीं से तो पढ़ा है, ठीक है। तो याद करोगे यहाँ से पढ़ने के बाद, इतना रखना कि सर ने जितनी चीज़ें बताई उतना ऐसा बताया कि क्वेश्चन वहीं से आए। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और सीना ऐसे 56 इंच का एकदम, ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रख लेना है, इसमें कतई आपको भूलना नहीं है, मतलब नहीं है। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो लेंस वगैरह भी आता है, लेंस वाले कॉन्सेप्ट भी आप बता दो, बता देंगे, आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन उन सेक्शंस को सबसे ज़्यादा कवर अप करना है जहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो समझो, एक ये हो गया, ये मैंने आपको बता दी। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखो लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी बताऊँगा, लेकिन जो मेन है जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो पहले बताऊँगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बता दी, अब यहीं पर मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक, वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसे सिंपली हम वर्ण विक्षेपण लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्ण विक्षेपण क्या बच्चा? यह है वर्ण विक्षेपण। वर्ण और विक्षेपण का क्या मतलब है, तो आओ समझते हैं कि जब हमारी लाइट किसी प्रिज्म से, ठीक है ना, व्हाइट लाइट, जब हमारा श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में टूट गया, रंग बिरंगा बन गया वो, इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो समझो, यानी कि ये कोई हमारा एक प्रिज्म है, ये कोई क्या है बच्चा? ये हमारा एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से हमारा कोई श्वेत प्रकाश ऐसे गुजरने की कोशिश कर रहा है।
जब ये यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है तो हुआ क्या कि जैसे ही वो प्रिज्म में प्रवेश किया वैसे ही वो अलग अलग रंगों में टूट गया। यानी कि एक रंग आपको ऐसे मिल जाएगा और एक रंग आपको, देखो मैं, ठीक, और यहाँ बीच में बाकी सारे कलर्स आ जाएंगे। ये हमारा व्हाइट लाइट है, ठीक, समझ रहे हो। विबग्योर का पैटर्न बनता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कैसा पैटर्न बनता है, यहाँ पे विबग्योर का पैटर्न बनता है। विबग्योर एक पैटर्न बनता है, इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक। ये विबग्योर लिखा है, समझ लो, VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट कलर, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। यानी सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है, हमारा वॉयलेट लाइट, और सबसे कम डेविएट कौन होता है, वो होता है हमारा रेड लाइट। ठीक है बच्चों। तो जब एक श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके गुजरता है, प्रिज्म से होके गुजरता है, तो यहाँ पर 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। यहाँ पे 7 कलर्स होते हैं, मैंने आपको 3 दिखाए, 7 होते हैं, याद रखना, 7 कलर्स में टूट जाता है, ठीक। इसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब समझना यहाँ से खास खास बातें कि रेड कलर देखो कम विक्षेपित हुआ है और ये ज्यादा, ये एकदम, भाई प्रकाश तो हमारी इधर जा रही थी, लाल वाला ऊपर है और ये वॉयलेट वाला नीचे है, तो लाल वाला कम डेविएट क्यों हुआ है, कम विक्षेपित क्यों हुआ, क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है बच्चा वो ज्यादा होता है वॉयलेट कलर से। यानी समझ लो यहाँ विबग्योर में जो 7 रंग है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, किसका, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है। याद रखना है कि लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण कम विक्षेपित होता है, इसी कारण की वजह से इसको हम लोग डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं, क्योंकि इनका विक्षेपण कम होता है। अब विक्षेपण कम होने से लंबी दूरी ज्यादा तय करती है ये लाइट, ये कलर इंडिविजुअल, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ से, अब वॉयलेट लाइट हमारा समझ ही गए ज्यादा विक्षेपित होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब देखो कि विक्षेपण आपको मैं समझा दिया मैंने कि जब भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा 7 रंगों में टूट जाएगा, वो 7 रंग होंगे विबग्योर। ये जो पैटर्न बनेगा इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा, वॉयलेट का वेवलेंथ कम होगा। और अब सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का n है तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यानी कि वॉयलेट और रेड की तुलना की जाए तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा होगा। और लाल का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव, उसके लिए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे कम होगा। तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है, गांठ बना लेनी है, ठीक। यहाँ पे इतना बताया, इतना आपने याद कर ली, मजा आ गया होगा। अब देखो, तो देखो भैया, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, गुरु से ज्ञान ले रहे हो, गुरु दक्षिणा में यही कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, बाहर से एक भी चीज नहीं आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दौड़ाएंगे वरना हम, अगर नहीं समझ रहे हो तो, ठीक। बिहार से लेके बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ऐसा दौड़ाएंगे। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि सर आपने लाइन क्यों खींच दिया, चलो लाइन खींचने के पीछे का भी एक रीजन था कि लाइन खींच दिया, ठीक है ना। रीजन ये है कि अब नीचे कुछ और चीज बताने जा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताता हूँ स्कैटरिंग, क्या बताने जा रहा हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, बिना लाइन के ही बता देता हूँ, अब तक तो बाउंड्री नहीं खींचा, तो बिना बाउंड्री के ही बता देता हूँ। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं आपसे बता दूं यहाँ पर कि प्रिज्म के केस में एक और चीज होता है कि मान लो
ठीक है, प्रिज्म की मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो कि ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। कोई एक सिंगल अलग से कलर ले लो कि ये ऐसे गया, ऐसे और ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल कहते हैं। कि लाइट हमारी एक ग्रीन कलर का लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे बेंड हुआ, ऐसे बेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है कि n बराबर साइन, ध्यान देना, a प्लस डेल्टा m बटे में 2 डिवाइडेड बाई साइन a बटे में 2। समझो यहाँ पे कि ये जो फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा प्रिज्म के लिए, ये क्या है? ये a प्रिज्म एंगल है। डेल्टा m क्या है ये समझो कि हमारी लाइट जा किधर रही थी, लाइट को जाना था इधर, लेकिन ये इधर निकल गई, इधर गई, तो इतना बेंड हुआ ना, इसी को लिखते हैं डेल्टा m, यानी विक्षेपण कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। m लगा दिए मिनिमम के लिए कि लिस्ट डेविएशन अगर हो रहा है, कम डेविएशन हो रहा है, तो डेल्टा m है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और ए हो गया प्रिज्म एंगल। तो भाई हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए तो फार्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। इससे निकलेगा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब एंगल आई निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल बना एंगल आई और ये एंगल बना एंगल आर, ठीक है। तो जब I की वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, और जब R निकालोगे तो निकल के आएगा a बाई 2, और ये दोनों वैल्यू यानी I और R की जगह रख देने पे हमारा ये पूरा फार्मूला बनता है प्रिज्म के लिए। तो इस फार्मूले को केवल याद रख लेना है, समटाइम्स आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना है एनडीए में, एनडीए के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमने ये बता दिया कि ये होता है। बाय द वे पूछ लिया तो आप यूज कर लेना, नहीं पूछा है बिंदास मुस्कुराने का, ठीक। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, बताओगे कोई लोग? हिंदी में स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? नहीं बताओगे? चलो याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि हिंदी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं। देखो होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट है ना, वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत तरह के गैसियस पार्टिकल मौजूद हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, धूलकण मौजूद है, बहुत तरह के पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल एनवायरनमेंट में हमारे मौजूद हैं। एटमॉस्फेयर है ना भाई अर्थ का, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब अगर सनलाइट आता है, सन से चलती हुई, सन से चलने वाली लाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो सीन क्या होता है कि इन लाइटों को कोई ना कोई पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट, अभी समझना है स्कैटरिंग को, कि यहाँ से चलने वाली लाइट को, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर था, इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर से सभी डायरेक्शन में इनको बिखेर दिया, सभी डायरेक्शन में जितने भी डायरेक्शन थे, हर डायरेक्शन में इस लाइट को इसने री रेडिएट कर दिया। पहले क्या किया? एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या किया? री रेडिएट कर दिया। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या हुआ? अच्छा एक और बात कि भाई स्कैटरिंग क्या सारे पार्टिकल्स करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं भी पार्टिकल हूं, तुम भी पार्टिकल हो, हमारे पास भी तो सनलाइट आ रहा है, हम भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि धूप में खड़े हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा शरीर सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी बात, तुम हमको देख पा रहे हो, मतलब कि सनलाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, बिना रिफ्लेक्शन के कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं, ठीक। काम करते हुए एक सुई गिर जाए जमीन पे, नजर गड़ा के ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में इंटर ही नहीं कर रही, और जब नहीं कर रही तो उसकी प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इमेज नहीं बन रहा, और जब इमेज नहीं बन रहा तो ससुरा दिखाई नहीं दे रहा, हम कह देते हैं गुम हो गया वो। तो गुम कैसे होता है? तो वहां से उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट आपके आंखों के अंदर प्रवेश नहीं करती है, जिस कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या हम भी ऐसा करते हैं जैसा कि ये पार्टिकल कर रहा है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया और री रेडिएट? क्या हम सब ऐसा करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए सीन है कि अगर जो लाइट का वेवलेंथ जो भी है, अब पार्टिकल का जो डायामीटर है, पार्टिकल का जो साइज है, साइज तो समझना, अगर वेवलेंथ और पार्टिकल के साइज का ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर के अगर हैं,
तो वही पार्टिकल केवल स्कैटरिंग करेंगे। अगर उससे बड़े हैं तो वहाँ बहुत नाम मात्र स्कैटरिंग होगा, ज़्यादा नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ कि स्कैटरिंग कौन करता है, वे पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं जिनका साइज उसी ऑर्डर का हो जिस ऑर्डर के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, समझाए, जिस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं उसका वेवलेंथ उसी ऑर्डर का हो, उनके साइज के ऑर्डर का हो। ठीक है, जैसे लाइट है, वाइट लाइट की अगर हम बात करें, विबग्योर की बात करें, तो विबग्योर में हमारा जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, अभी हमने आप लोगों को डिस्पर्जन वाला ये सब बताया विबग्योर। तो वॉयलेट से लेके रेड कलर तक का जो वेवलेंथ होता है बच्चों, वो एक तरीके से मान के चलो 380 नैनोमीटर से लेके 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। कितना, 380 नैनोमीटर से या 300 से 700 तुम ले सकते हो। 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की प्रकाश होती है इसमें। ठीक है, तो अगर इसी नैनोमीटर साइज का अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इन लाइटों का क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। आई बात समझ में। अदरवाइज इनसे बड़ा है तो बड़े रेडिएशन के लिए वो स्कैटरिंग करेगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहां से जाना नहीं, इतना आपको प्रॉपर याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब देखो स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या चीजें होता है। आसमान का नीला दिखाई देना स्कैटरिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से ही हमारा आसमान जो है, आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोग देखते हो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सन जब हमारा उगता है या डूबता है, यानी जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो सनसेट और सनराइज के समय सन का कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज होता है। कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज होता है, रेडिश ऑरेंज। ये किसकी वजह से होता है, तो रेडिश ऑरेंज सनसेट और सनराइज के समय सन का कलर होना भी किसका फिनोमिना है, ये स्कैटरिंग का है। किसका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बात समझ आ गई, ये चीज आपको याद रखना है। और एक और चीज आप याद रखो, एक और चीज आप याद रखना कि जब सनसेट और सनराइज होता है तो सन हमारा हॉरिजन के नीचे होने की वजह से, अर्थ है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसे हॉरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजन। ठीक, यानी कि क्षैतिज तल। सन हमारा क्षैतिज तल के नीचे है। यहाँ पर मान लो ये उगने की तैयारी कर रहा है और ये मान लो इधर डूबने की तैयारी कर चुका है, डूब चुका है नीचे, लेकिन इसके बावजूद भी हमको दिखता है। कितने देर पहले तक दिखता है, अभी हॉरिजन से नीचे है, यानी कि 2 मिनट अर्लियर, 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देने लगता है, और डूबने के 2 मिनट बाद तक ये हमको दिखता है। ठीक, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि एक तो रेड कलर, भाई रेडी कलर में दिख रहा होता है हमको, तब तो व्हाइट कलर दिखता नहीं है। सन एग्जैक्टली हमको जैसे जैसे धीरे धीरे करते 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 आसमान में आ जाता है दोपहरिया टाइम में, दोपहरिया में एकदम क्या होता है, सूरज हमारा एकदम खोपड़ी के ऊपर होता है। जब खोपड़ी के ऊपर हमारा सूरज होता है तब कौन रंग का दिखता है, एकदम सफेद दिखता है, लेकिन उगते हुए कैसा दिख रहा होता है, हल्का सा रेड कलर में दिखता है, रेड से रेडिश ऑरेंज होता है, उस तरीके से कलर, मतलब ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसको हमारी खुली आंख देख सकती है, उसमें मतलब 7 रंग है। कितने रंग है, 7 रंग। उन्हीं 7 रंगों से मिलके हमको व्हाइट लाइट बनता है। उन 7 रंगों में से अभी पूरी लाइट तो यहाँ आ नहीं रही है। जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से लाल रंग का स्कैटरिंग कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से वॉयलेट और वॉयलेट के करीब वाले, यानी विबग्योर की जब हम बात करते हैं बच्चों, जब आप विबग्योर की बात करो तो ये हायर वेवलेंथ वाले हैं और ये लोअर वेवलेंथ वाले हैं। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, तो ये सब एक तरीके से समझ लो मिक्स होके आसमान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान हमारा क्या होता है, नीला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ने लगता है। जबकि रेड कलर हायर वेवलेंथ, कम स्कैटरिंग के कारण डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है। फॉग लाइट में ऑरेंज और येलो कलर का यूज करते हैं।
ठीक है, बेसिकली येलो रंग। ऑरेंज कलर जो है रेलवे स्टेशन या रेलवे क्रॉसिंग्स वगैरह है तो वहाँ पे सिग्नल के लिए यूज करते हैं, देखते ही होगे। सिग्नल के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं वहाँ पे, कि अगर ऑरेंज है मतलब आप क्रॉस नहीं कर रहा है, आप बचा के क्रॉस कर सकते हो, लाल है तो बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉग लाइट में गाड़ियों का हम लोग येलो कलर और मे बी येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर यूज करते हैं। ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो जितनी चीज़ें यहाँ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ अपने नोट करते चलना है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा। तो देखो 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देने लगता है, 2 मिनट बाद क्यों दिखाई देता है। अभी आपको एक बात बताई थी हमने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताई थी कि नहीं बताई थी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता था कि स्टार कहीं दूर है, स्टार हमारा कहीं दूर होने के बाद भी स्टार हमारा यहाँ पे है और दिखाई हमको यहाँ पे दे रहा है। तो ये जो डिफरेंस है देख रहे हो ना, तो ये किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। यानी कि अगर ये अर्थ का हॉरिजन हम इसको मान लें कि ये अर्थ का हॉरिजन है, तो अगर कोई स्टार अगर यहाँ पर है तो सनलाइट यहाँ से चलने वाली ऐसे आ रही है मुड़ मुड़ा के, तो हमको ये कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे हमको सन दिखाई देगा कि नहीं देगा। यही रीजन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट पहले ही हमको दिखने लग जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये 2 मिनट वाला टर्म याद रखना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से याद रख लेना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। आसमान का नीला दिखाई पड़ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तारों का टिमटिमाना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। सूरज का लाल दिखना डूबते और उगते समय, किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। लाल रंग का स्कैटरिंग कम होता है इसलिए वो हमको रेडिश ऑरेंज में दिखाई पड़ता है, ठीक। 2 मिनट डिले क्यों डूबता है, 2 मिनट डूबने के 2 मिनट तक दिखाई पड़ता है और उगने से 2 मिनट पहले ही हमको दिखने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात। और अब बात कर लेते हैं, इतना सब कुछ बता ही दिया हमने, ये भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, सब बता दिया, निपटा दिया एकदम। तो अब एक बात और जो हम आपको बताएंगे वो ध्यान रखना, कि बहुत बच्चे परेशान थे कि भाई सर जी लेंस का रे डायग्राम आपने नहीं बताया, इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया। तो सुनो सिंपल और शॉर्ट में आंसर इसका, कि आपने मिरर का पढ़ लिया, आपने मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। मिरर में हमने आप लोगों को 2 तरीके के बताए, एक कॉनकेव मिरर बताया और एक कॉन्वेक्स मिरर का बताया कि नहीं बताया। अब आ जाओ इधर लेंस पे, अब इधर आ जाओ लेंस पे। समझ लो लेंस में भी 2 तरह का लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैंने कॉन्वेक्स लेंस को ऊपर लिखा और कॉनकेव लेंस को नीचे लिखा, कॉनकेव लेंस को नीचे लिखा। अब समझो यहाँ पे मसला क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरीके से इमेज बनता है कॉनकेव लेंस में उसी तरीके से इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर में जिस तरीके से इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में उस तरीके से इमेज बनता है। यानी यहाँ पर इमेज आपको 6 टाइप के मिलेंगे, ठीक, जिनमें से एक आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा, बाकी 5 रियल मिलेंगे। यहाँ पर 2 ही टाइप के बनता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फोकस पे बनेगा। अब फोकस और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव लेंस में भी ऐसे ही है। कॉनकेव लेंस जानते ही, लेंस तो जानते हो ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेसेज। यानी कि अगर इस तरीके का है तो ये भी लेंस है, इस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इस लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मटेरियल मीडियम, जो 2 कर्व सरफेसेस द्वारा घिरा हुआ होता है, बाउंड होता है, ठीक। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक। इनमें 2 फोकस होता है, इसका भी और इसमें भी 2 फोकस होता है। क्यों? क्योंकि 2 कर्व सरफेस है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। 2 रेडियस भी होता है, उसका भी 2 रेडियस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक। इमेज फॉर्मेशन फोटोकॉपी है एकदम, बस फर्क इतना है कि मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है। किसके वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है, परावर्तन के कारण बनता है। और लेंस में रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनता है। किसके वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनता है। तो ये चीज आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसमें किसी तरह की कोई विडंबना नहीं होनी चाहिए, तो एकदम याद रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि मिरर का फार्मूला होता है तो लेंस में भी कुछ होता है। हाँ भाई, लेंस में भी होता है। लेंस का भी सेम फार्मूला 1/v प्लस नहीं होता, यहाँ 1/u
ठीक, ये फार्मूला होता है, ये लेंस फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा लेंस का फार्मूला है, लेंस सूत्र है। समझ गए, याद हो गया? तो बोलो जोगीरा सारा रारा, याद करते चलो मस्ती में। ठीक, आग लगे बस्ती में, याद करो मस्ती में। तो भैया समझो एकदम ये याद कर लेना, सेम मीनिंग है। एफ फोकल लेंथ, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस। कहां से? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर इस पॉइंट को कहते हैं, समझो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस पॉइंट को लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अगर इस तरीके वाला हमारा लेंस है, इस तरीके वाला लेंस है, ठीक, तो ये हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेंस थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधे निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। ठीक, बिना किसी डेविएशन के लाइट हमारी सीधे निकल जाएगी। कब? लेंस जब हमारा पतला हो तब, लेंस हमारा पतला हो तब, थिन के केस में। ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक, अब समझो ये सारी चीजें बता दी, लेंस का फार्मूला बता दिया। ठीक, यहाँ मीनिंग सेम, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से। आगे देखो यहां पर भी होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? लेंस का भी होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, ये भी धड़ से उड़ा लो भाई। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए कितना होता है, यानी कि आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक, लेंस के लिए कितना होता है आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। बोलो, आवर्धन क्षमता। लेंस के लिए भी सेम फार्मूला कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें आता है v बाई यू। क्या आता है? v बाई यू। ध्यान रहे, मिरर में माइनस आता है और लेंस में हमारा प्लस रहता है, मीनिंग सेम। याद रखना आप लोग हमेशा, क्या याद रखना कि इमेज अगर हमारी रियल है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज आपको हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो इस सिचुएशन में जब रियल इमेज इन्वर्टेड मिलती है तो इस सिचुएशन में एम हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है? नेगेटिव साइन। और अगर वर्चुअल इमेज है, आभासी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक, तो वर्चुअल इमेज के केस में एम आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, अगर दोनों बराबर हैं तो मैग्निफिकेशन 1, अगर इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से तो लेस देन 1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन में पूरा लाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक, अब जो बचा है इसमें वो बचा है ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों अगर आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ गया हो, मजा आ गया हो फिजिक्स आज की पढ़ के, तो आराम से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो डाउट भी अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और सब एकदम बिंदास अच्छा लग गया हो तो भैया चैट बॉक्स में ओपी अंसारी सर दबा के स्पैम कर देना। ठीक है, भर भर के झोला भर एकदम, ताकि देखो इससे क्या होता है ना, एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो हम लोग आप लोगों के लिए क्या करेंगे, और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और एकदम इतना पैक्ड कि उससे बाहर का चीजें पूछा ना जाए, क्योंकि समय बचा है बहुत कम। तो कम समय में सॉलिड कंटेंट आपको देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि गुरु दक्षिणा के तौर पे आप बस इतना कर दो कि भैया ये दबा दो और कमेंट बॉक्स में जो बोला उसे टाइप कर दो। ठीक है, इतना करोगे, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी यूट्यूब फैमिली के बच्चे जितने भी हैं सब लाजवाब, बेहतरीन, एकदम जिंदा दिल इंसान हैं। ये लोग हमारे लिए इतना तो जरूर करेंगे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी चिंता के। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। क्या लेके आऊंगा बता दूं अभी से, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब बहुत छोटे में निपटा दूंगा, और जितना निपटाऊंगा उतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ोगे डूब जाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज्ञा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई करते रहिए हम लोगों के साथ। जय हिंद।